नमस्कार दोस्तों, ईडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स से बिहार स्पेशल कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये 2022 का लेटेस्ट एडिशन है जो अभी आया है मार्केट में, और इसमें आप देखेंगे तो सब कुछ कंप्लीट किया है। बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट हैं। इसमें आप इतिहास, भूगोल सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बिहार का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बिहार का इतिहास, पूरा इतिहास इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी कमेंट आती है, आपकी डिमांड आती है, आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, तो हम बिहार का भूगोल भी कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक सामान्य परिचय बिहार का देख लेंगे और उसके बाद फिर इतिहास की तरफ चलेंगे। तो बिहार राज्य का नाम बिहार यहाँ पे बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक होने के कारण पड़ी है, और इसकी स्थापना 22 मार्च को हुई, जिस कारण 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना है और उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और उद्घाटन इसका 1916 में हुआ था। तो एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 1916 ही आपको टिक करना है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिला ले तो इसका क्रम 13वां हो जाता है। अब जलवायु देख लेते हैं। सामान्य वर्षा यहाँ पे 1205 मिलीमीटर होती है और औसत वार्षिक दिवस कितने हैं तो 52.5 दिन प्रतिवर्ष बारिश होती है। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो जलवायु बिहार की मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और न्यूनतम वर्षा अरवल में होती है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता सुपौल की है। आगे है भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लें। तो अक्षांशीय विस्तार इसका देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए एकदम। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार देख लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। क्षेत्रफल देखें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी देख लीजिए। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण है वो लंबाई कहलाती है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 है, 345 लंबाई है, 345, 345 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है पूरब से पश्चिम, तो ये 483 किलोमीटर। आप इसको 483 बीसी रिलेट करिए, आप कमेंट करके बताइए 483 बीसी में क्या हुआ था। इतिहास की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना 483 को हुई थी? शायद बौद्ध धर्म ऐसे कुछ है, आप बताइएगा, मुझे पता नहीं है। चलिए, शहरी क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल देखें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल, तो ग्रामीण क्षेत्रफल देखेंगे 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। तो इससे सामान्यतः अर्थ निकलता है कि ग्रामों की संख्या शहरों की अपेक्षा अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रफल भी अधिक है, ग्राम वासियों की संख्या भी अधिक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86%, 2.86% क्षेत्रफल है, और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 173 फीट है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। आगे देखेंगे राजकीय प्रतीक। तो राजकीय वृक्ष बिहार का पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है,
और 2013 से पहले रीस था, ये पता ही है आपको। राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। अब जनसंख्या 2011 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। फिर से सुनिए, 10,40,99,452। साथ में बोलिए, 10,40,99,452। 10,40,99,452। और ये देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 8.6% है देश की कुल जनसंख्या का। और यहां पे अनुसूचित जाति की, देखिए यहां पे संख्या याद करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज याद कर लीजिए। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या का 15.9% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। जनसंख्या घनत्व तो यहां पे कितना है? तो 1106 वर्ग किलोमीटर। 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और साक्षरता दर कितनी है? 61.80। साक्षरता दर 61.80 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। 10 की वृद्धि दर देखें तो 10 की वृद्धि दर 25.42%। 25.42% 10 की वृद्धि दर है। अच्छा, साक्षरता दर में एक क्रम अगर इजीली आप याद करना चाहें तो ऐसे भी देख लीजिए, 51, 61, 71। तो 51 महिलाएं हैं सबसे कम, फिर बीच में कुल साक्षरता दर और फिर पुरुषों का सबसे अधिक पुरुष करिए 71.2, फिर बीच में कुल है 61.80, फिर उससे 10 कम 51.5। तो ऐसे 10-10 सब में कम हो रहा है। आप ये करके भी इजिली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब देखें अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में कितनी है? तो 1.3% है। 1.3% वहां पे एसटी निवास करते हैं। लिंगानुपात कितना है? 918 है। लिंगानुपात 918। और वहीं पे शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 हो जाता है। 935 शिशु लिंगानुपात 935 है और लिंगानुपात 918 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या यहां पे 26 है, यह भी याद रखिएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 26 है। जन्म दर 30.9 प्रति हजार है। जन्म दर 30.9 प्रति हजार है। वहीं पे मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार है। इन दोनों में कितनी असमानता है देख लीजिए, इसीलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। मातृत्व मृत्यु दर 331 है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृत्व मृत्यु दर 331 है। मातृत्व मृत्यु दर 331 है और यह प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर आंका जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जनसंख्या 2011 से ही कुछ संबंधित तथ्य है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है। वैसे भी देखिए भारत में शेखों की संख्या कम है। ये सब कहां सऊदी उदी में होते हैं शेख। तो भारत में ऐसे भी याद करिए आप, सबसे कम जनसंख्या शेखों की शेखपुरा में, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में और सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है। आपको पता है पटना में संख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है और न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज में है। किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जाति है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। किसका है? कैमूर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का होगा। अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है। पूर्णिया में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये भी रोहतास में है। और अगर ओवरऑल पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है तो वो भी रोहतास में ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों में अधिकता की बात करें तो रोहतास ही है, लेकिन न्यूनतम में थोड़ा सा अंतर है। तो पुरुषों में पूर्णिया है न्यूनतम साक्षरता दर में और महिला में सहरसा है।
अब देखें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में है, मधेपुरा में, समझ गए होंगे आप, मधेपुरा याद करने के लिए है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज है, सब वहां पे गोपाल है तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है। सर्वाधिक नगरीकरण ऑब्वियस है पटना में है, सर्वाधिक नगरीकरण पटना में है, वहीं पे न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। सर्वाधिक एसटी की संख्या बिहार में पश्चिमी चंपारण में है और न्यूनतम एसटी की संख्या शिवहर में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या शिवहर में है। आगे देखेंगे प्रशासनिक परिदृश्य, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल जिलों की संख्या 38 है और सबसे नया जो जिला बना है वो अरवल है, मतलब 38वां जिला अरवल है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और क्षेत्रफल के अनुसार, एक सेकेंड, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला पटना है। सबसे छोटा जिला शिवहर है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार शेखपुरा है सबसे छोटा जिला। प्रखंडों की संख्या देखें तो प्रखंडों की संख्या 9 है। कौन कौन से प्रखंड हैं, चलिए हमारे साथ याद करिए। 9 प्रखंड हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। अच्छा एक काम करिएगा, इसको आप मैप पे जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एक तो बनता ही है। इस प्रमंडल से कहीं वो नदी गुजारेगा, कहीं कुछ करेगा, तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही। इसको मैप पे आप जरूर देखिएगा प्रमंडलों की संख्या। तो फिर से रिकॉल कर लीजिए, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर। एक प्रश्न है आपसे, वो ये है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें जिलों की संख्या 6 से अधिक है या 6 है कम से कम। चलिए, अनुमंडलों की संख्या 101 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है और सामुदायिक विकास खंड की संख्या 534 है। राजस्व गांवों की संख्या 45,103 गांव हैं और पुलिस जिले 44 है और सिविल 40 है, रेलवे के 4 हैं, तो 44 हो जाएंगे कुल। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जस्ट मिनट। चलिए अब हम इसकी सीमाएं देख लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो बिहार की सीमाएं देखेंगे। हाँ, चलिए उत्तर में देखेंगे तो बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से मिलती है, उत्तर में बिहार की सीमा नेपाल से मिलती है और जिसके अंतर्गत 7 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। अगर मैं इसको आपको एक क्रम से बता दूं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्रम से मैं बता रहा हूं, पश्चिम से पूरब की तरफ पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये नेपाल से जोड़ने वाले जिले हैं, या यूं कहिए तो बिहार के उत्तरी जिले हैं। पूर्वी जिले, ये पूर्वी सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है और 3 जिले हैं। कौन कौन से? 3 जिले, 3 जिले ये हैं किशनगंज, उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज सबसे ऊपर है, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार, कटिहार सबसे नीचे है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिले मिलते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। दक्षिण में देखें तो 8 जिले, दक्षिण में 8 जिले, और ये इसकी सीमा झारखंड से मिलती है दक्षिण में। तो 8 जिले कौन कौन से हैं बिहार के जो झारखंड को स्पर्श करते हैं? वो हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले हैं जो कि झारखंड को स्पर्श करते हैं।
वेस्ट में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा टच होती है, जो कि 8 राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश को बिहार की 8 जिले स्पर्श करते हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और चंपारण है। रोहतास, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर में उत्तर प्रदेश सॉरी पश्चिम में उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हुई सीमा है। अब आगे देखेंगे सिंचाई से कुछ संबंधित तथ्य कि बिहार में सबसे जो अधिक सिंचाई होती है वो नदियों से। तो सबसे बड़ी नदी जो है, देखिए, सबसे बड़ी नदी बिहार में गंगा है। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किसका है? तो इसका भी, ये भी गंगा ही होगा। कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, और या यूं कहिए तो कृषि योग्य क्षेत्र कितने हैं? तो 57%, 57% क्षेत्र ऐसे हैं जो सिंचित क्षेत्र हैं और जिन पे कृषि कार्य संपन्न होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कौन सी? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। और सिंचाई में प्रतिशत भाग देख लेते हैं तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूपों से होती है। 63.9%, परसेंट याद रखिएगा, 63.9% सिंचाई बिहार में नलकूपों से होती है। और नहर की बात करें तो दूसरे स्थान पे नहर का है, वो है 30.6%। अन्य में तालाब और अन्य है तो 5.5 है, तीसरे स्थान पे आएगा। और जस्ट मिनट, इधर से ही देख लेते हैं। अब लोक सत्ता देख लेते हैं, बिहार में राजनीतिक देख लेते हैं कुछ परिदृश्य। लोकसभा में बिहार की कुल सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से अनुसूचित जाति और आरक्षित सीटें 6 हैं। अनुसूचित जात हेतु आरक्षित सीटें 6 हैं। 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं, और ये 6 सीटें कहां कहां से हैं तो देख लीजिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, यहां की 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं। चलिए, और राज्यसभा में कुल सीटें 16 हैं। राज्यसभा में बिहार के लिए कुल सीटें 16 हैं। और स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के संबंध में कुछ देख लेते हैं तो जिला परिषद की संख्या 38 है, पंचायत समिति की संख्या 534 है, ग्राम पंचायत की संख्या 8406 है और नगर निगम की संख्या 18 है। तो 18 नगर निगम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि नगर निगम की संख्या 18 है। विधायिका देखें तो विधायिका में बिहार में कुल 243 सीट। अच्छा ध्यान रखिएगा, विधायिका से संबंधित जो अभी नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, तो सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिया है, जिन जिन विभाग उनको मिला है, वो एकदम रट लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, श्योर रहेगा। तो विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं, और जो कि अनुसूचित जाति है तो 38 सीटें आरक्षित हैं। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु 38 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटें आरक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि बिहार में ये जो आरक्षण लोकसभा में या राज्यसभा में एससी और एसटी को दिया गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? पता नहीं, ऐसे कुछ 330 या ऐसे कुछ है, हमें नहीं पता, आप बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, क्या है? मुझे पता नहीं है, आप बताइएगा 330 या 331 क्या है? आप बताइएगा कमेंट करके, मुझे भी मालूम हो जाएगा। चलिए, परीक्षा दृष्टि देखते हैं। बिहार नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर में बिहार नेपाल को स्पर्श करता है, और वहां इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। जस्ट तो वहां इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। दशमलव सहित रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दशमलव सहित रट लीजिए, क्योंकि अभी नितिन गडकरी वाला खेला भी हुआ है, आप सब समझ ही रहे हैं, तो ये संभावना बनती है कि वो पूछ ले। तो 5947.84 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में है।
बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। बंगाल से अलग करके बिहार का गठन, बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से था उस टाइम, तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो संयुक्त बिहार उड़ीसा सहित के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। विधानसभा, बिहार विधानसभा परिषद काउंसिल का भवन कब बना? तो ये 1920 में बना है। बिहार विधानसभा काउंसिल भवन 1920 में। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी कब? तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रथम प्रधानमंत्री बिहार, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री होते थे, तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री श्री कृष्ण नहीं थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं थे। कौन थे आप जरा बताइएगा मुझे कमेंट करके। कोई मुस्लिम थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं है। आप बता देंगे तो मुझे भी मालूम हो जाएगा, तो कमेंट करिएगा जरूर। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था और बिहार के नामकरण, जो बिहार का नामकरण है, वो बिहार में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण उसका नाम बिहार पड़ा है। बिहार की जो आकृति है वो ज्यामितीय आकृति जो है वो आयताकार है। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो एक आयत के समान है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और कुल 46% भूभाग को अपने में लिए हुए है वो। चलिए, एक यहां पे प्रश्न मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए कमेंट में कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए। ये कमेंट करके बताइए। 35-36 पता नहीं ऐसे कुछ हुए थे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 1935 या 36 ऐसे कुछ था, आप बताइए कमेंट करके। चलिए, एक बार इसकी सीमा हम जरूर देखेंगे, यहाँ पे मैप पे देख लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण, मैप पे यहाँ देख लीजिए, ये याद हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल से कौन कौन सी सीमा मिल रही है ये भी ध्यान रखते चलिए। इसी समय उसी क्रम में हम बात करेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण है, और शिवहर जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, तो शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला शिवहर है। उसके बाद सीतामढ़ी है, ये भी नेपाल को टच कर रही है। मधुबनी नेपाल को टच कर रही है। सुपौल भी नेपाल को टच कर रहा है। अररिया है, नेपाल को टच कर रहा है। किशनगंज है, ये भी नेपाल को टच कर रहा है। और आगे इधर देख लें तो ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीन देख लीजिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को ये तीनों स्पर्श कर रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब देख लीजिए, पूर्णिया जो है वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, साथ ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला ये भी पूर्णिया है। इधर से देख लें तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर भी गोपालगंज की है। दो चीजें हैं गोपालगंज में, एक तो सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पे और दूसरा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है। और फिर देखें पटना में, तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर ये पटना है। ठीक है, और कैमूर देख लें, जिसको भभुआ भी कहते हैं, ये न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कैमूर है। रोहतास देखेंगे तो रोहतास सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है और साथ ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला है। और अगर पूछे कि कुल ओवरऑल साक्षरता दर में भी रोहतास ही है। अब इधर देख लें तो शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा ही है। और इधर इधर तो हो गए सारे। मधेपुरा देख लीजिए एक बार, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे मुंगेर में देख लीजिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अब हम लोग यहां से
बिहार का इतिहास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक संक्षिप्त परिचय बिहार का देख लिया और इसी संक्षिप्त परिचय से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। देखिएगा 2-3 प्रश्न तो श्योर है, 4 प्रश्न बनते हैं। अभी सीडीपीओ में 38 प्रश्न आए थे बिहार से, आप देखिए मिलाइएगा 38 प्रश्न, 38 प्रश्न आए हैं। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि 38 से 40 प्रश्न बिहार से रहेंगे। अब चलिए देखेंगे कि प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आता है, ये पता ही है हमें। तो पूर्व पाषाणिक स्थल बिहार में कौन कौन से हैं? तो मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर। पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि नगर। तो मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर ये पूर्व पाषाण कालिक स्थल हैं। आगे देखेंगे नवपाषाणिक युग। तो नवपाषाणिक युग में कौन कौन से स्थल हैं बिहार के? तो चिरांद है जो कि सारण में है, और ताराडीह गया में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है, सिनुआर रोहतास में है। ये सब नवपाषाण कालिक स्थल हैं। ध्यान रखिएगा बिहार के नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं ये पूछेगा तो आपको बताना है। चिरांद है, ताराडीह है, चेचर है, मनेर है, सिनुआर है। ये नवपाषाण युगीन स्थल हैं। चलिए अब देखेंगे ताम्र पाषाण युगीन स्थल कौन कौन से हैं। तो ताम्र पाषाण युगीन स्थल, एक सेकेंड, ताम्र पाषाण युगीन स्थल सोनपुर है, ताराडीह है, मनेर है, सिनुआर है, चिरांद है, मांझी है और चेचर है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सिनुआर, चिरांद, चेचर, मांझी, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। आगे देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से देख लीजिए प्रथम उल्लेख इसका कहां मिलता है महाजनपद का। तो अंग का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और राजधानी क्या थी इसकी? तो इसकी राजधानी थी मालिनी। और अन्य क्या नाम था इसका? इसको चंपा और चन्नप्पो भी कहते थे। वर्तमान स्थिति क्या है अंग की? तो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र तत्कालिक अंग था। वज्जी संघ देखेंगे तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, आधुनिक बसाड़ है ये। और इसकी स्थापना नाभा ने देष्टि या नमोदृष्ट ने किया था। 8 जनों का संघ वज्जी संघ था, 8 जनों का संघ। और इसमें कौन कौन से थे? वज्जी थे, लक्ष्मी थे, यात्रिज्ञ थे, विदेह थे, उग्र थे, भोग थे, कुरु थे, इक्ष्वाकु थे। यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। एक तो ज्ञात्रिज्ञ कौन से ऐसे महान इतिहास जो है बिहार के एक महान विद्वान कहिए या धर्म सुधारक कहिए या धार्मिक प्रवर्तक कहिए, कौन है जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं मगध। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके संस्थापक बृहदर्थ थे। कौन थे? बृहदर्थ। प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिब्रज या राजगीर थी। तो ध्यान रखिएगा बिहार में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इसकी राजधानियां कौन कौन सी। तो ध्यान रखिएगा गिरिब्रज, राजगीर, मगध के संबंधित पूछा हुआ है। तो गिरिब्रज, राजगीर और पाटलिपुत्र, 3 राजधानियां थी, गिरिब्रज, राजगीर और पाटलिपुत्र। ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था तो तीनों सही हो जाता। तो ध्यान रखिए प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी कहते थे, और परावर्ती राजधानी मतलब उसके बाद जो राजधानी बटी वो पाटलिपुत्र थी। अब देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पूरा पाषाणकालीन एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये मुंगेर के पैसरा से प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा मुंगेर भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। मुंगेर के पैसरा से पूरा पाषाणकालीन एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। अब देखिए प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? तो ये नालंदा के जेठियन से प्राप्त हुई है। पूर्व पाषाणकालिक कुल्हाड़ी ये नालंदा के जेठियन से प्राप्त हुई है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि नालंदा को ध्वस्त किया गया था, नालंदा महाविहार को, तो किससे? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी कहां पाया गया? नालंदा में। चलिए हर्यक वंश देखेंगे तो बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व तक रहा और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। और उनमें देख लेते हैं इसके वैवाहिक संबंध कहां कहां थे। तो कौशल की राजकुमारी महाकोसला
जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, इन्होंने उससे शादी की थी। वैशाली की राजकुमारी चलन्ना, जो कि चेटक की पुत्री थी, उससे भी इन्होंने शादी की थी। मृदकुल की राजकुमारी, जो कि नाम क्षेमा था, उनसे भी इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य को सुरक्षित या राज्य का सीमा विस्तार किया था। अब देखेंगे कि इस वंश के जो राजवैद्य थे वो जीवक थे और इन्होंने काश्यप संहिता की रचना की है। ध्यान रखिएगा, काश्यप संहिता की रचना या कश्यप संहिता की रचना जीवक ने की है। किसने? जीवक ने की थी है। और जीवक किसके राजवैद्य हैं? किसके राजवैद्य हैं? कमेंट करके बताइए, अभी जस्ट बताया आपको। चलिए, उपाधि इसकी श्रेणी है, उपाधि इसकी श्रेणी है और सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग इसी वंश में किया गया था। पहली बार हाथियों का प्रयोग इसी वंश ने किया था और अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय भी इन्होंने प्राप्त की थी। चलिए आगे देखेंगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व तक रहे और इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। 492 से 460, 492 से 460 ईसा पूर्व। चंपा का प्रांत पाल थे ये, चंपा के प्रांतपाल थे ये और विवाह इनका प्रसेनजित की पुत्री वाजीरा से हुआ था। प्रसेनजित की बहन का विवाह इनके पिताजी से हुआ और प्रसेनजित की पुत्री का विवाह इनसे हो गया। क्या बात है। अन्य नाम इनका कुड़िक था। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु का अन्य नाम कुड़िक था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी और कमेंट करके बताइएगा कि किस ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, क्योंकि ये याद होना चाहिए, वो पूछ लेगा, कभी भी पूछ लेगा, तो एकदम रटा होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और कहां हुई? राजगीर में हुई। और किस सन में हुई, ये आप बताइए। वैशाली पर विजय इन्होंने प्राप्त की, अजातशत्रु ने ही वैशाली पर विजय प्राप्त की और 16 वर्षीय युद्ध इन्होंने वैशाली से लड़ा था और महाशिला कंटक व रथ मूसल अस्त्र का प्रयोग इन्होंने किया था। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ कौन थे? तो ये वत्सकार एवं सुनिध थे। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ वत्सकार एवं सुनिध थे। मक्खली पुत्र गोसाल की मृत्यु इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदयन, उदयन जिस प्रकार अजातशत्रु अपने पिता के की हत्या करके शासक बने, उसी प्रकार उनके पुत्र उदयन भी 460 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं और 444 तक शासन करते हैं। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसका पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर। पाटलिपुत्र अर्थात पटना, पुराना नाम, उससे भी पुराना नाम कुसुमपुर। अब देखते हैं राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण भी उदयन ने किया। पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी को इन्होंने पाटलिपुत्र से, सॉरी, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब आप बताइए कि उदयन के बाद एक और शासक था, पता नहीं कालाशोक या कौन था, मुझे याद नहीं है, आप बताइए, मुझे पता ही नहीं है कौन था जिसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, क्योंकि बीच में किसी ने हटा दिया। कमेंट करके बताइए किसने हटाया और फिर उसके बाद उस शासक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए उत्तराधिकारी देखेंगे। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक हरेक वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, जो हम ऐसे प्रश्न के रूप में बोलते रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं। अगर आप बताएं, अगर चाहेंगे तो हम ऐसे भी आपको आंसर बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हमें रिप्लाई, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत बोलने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बोल देते हैं कमेंट करके बताइए, ताकि आप जाके उसको सर्च कीजिए और आपको पता चल जाए। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश नाग दशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था ये। ठीक है। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी और ये नाग दशक का अमात्य था और काशी का राज्यपाल था। ठीक है, शिशुनाग। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली, देखिए मिल गया उत्तर आपको। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली इसने स्थानांतरित की थी और अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय किया था। ध्यान रखिएगा, अवंती, वत्स और कौशल का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया था। अब देखेंगे कालाशोक, अब आपको उत्तर उसका भी मिल जाएगा यहीं पे। कालाशोक, इसका अन्य नाम काकवर्ण था। कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण था और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक वहां के शासक थे। अब आपको बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस ईस्वी में हुई या किस ईस्वी ईसा पूर्व में हुई, कब हुई और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे।
चलिए, अंतिम शासक नंदीवर्धक थे, पंचमक भी कहते हैं उनको। अब चलिए देखते हैं नंद वंश। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे। उपाधि उपाधि महापद्म की थी, महापद्मपति की थी। उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश, इन्होंने इतनी सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। इसमें से दो तीन उपाधियां आप ध्यान रखिएगा। एक तो उग्रसेन, उग्रसेन याद है, मतलब इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपरो परशुराम, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा एकराट, ये तीन उपाधियां इनका जरूर याद रखिएगा। एकराट, अपरो परशुराम और उग्रसेन। मंत्री, ये कल्पक थे इनके मंत्री। विजय इन्होंने किस पे की थी? तो इक्ष्वाकु, पांचाल, कासे, कुरु, सूरसेन, वात्रिहोत्र, कलिंग, है और अस्मक पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया, कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया और हाथी गुफा अभिलेख को भी इन्होंने लाया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीन शब्द का उल्लेख किया गया है। देखिए, कलिंग से जीन की मूर्ति उठा, तो ये जीन कौन है? आपको बताना है। जीन किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध से या जैन से? पता नहीं, मुझे ये पता नहीं है, आप बताइए। जीन ये किससे संबंधित है? चलिए, कुल शासक 9 हुए इस वंश में। कौन कौन से? ये जरूरी नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिए बस। 9 शासक हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम शासक इस वंश के घनानंद थे। घनानंद थे, जिनका अन्य नाम जो था वो अग्रमीज था, अग्रशेय था और जैद्रमीज था। जैंद्रमीज था। सेनापति इनके भद्रसाल थे। मंत्री सकटाल थे और सिकंदर का समकालीन था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ये याद रखिएगा। अब देखिए मौर्य वंश आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके मंत्री विष्णुगुप्त, चालुक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। ये थे इनके मंत्री। चंद्रगुप्त के अन्य नाम देखिए, सैंडोकोटस, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। अब आपको यह बताना है कि सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किस इतिहासकार ने की थी? यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जाता है। यह आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना था। चलिए, मृत्यु इनकी श्रवण गोल बेला में हुई थी, संलेखना पद्धति से, आपको पता है। और यहां पे एक फैक्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो संलेखना पद्धति से हुई है श्रवण गोल बेला में, वो किस जैन गुरु के आदेशानुसार हुई थी? तो कौन थे जैन गुरु? भद्रसाल या पता नहीं कौन से, भद्रबाहु ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं, आप बताइए कमेंट करके। चलिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए बोल रहा हूं। राजधानी पाटलिपुत्र है। यूनानी नाम इसका पालीब्रोथा है। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबको एक्स्ट्रा भी बताते चलूं तो आप कमेंट करके बोलिएगा, तो हम अगले वीडियो में एक्स्ट्रा खुद से ही बताएंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, जैसे आपकी इच्छा होगी, आप बताइएगा। चंद्रगुप्त सैल्यूकस, चंद्रगुप्त और सैल्यूकस का युद्ध जो हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। परिणाम क्या हुआ? चंद्रगुप्त विजयी हो गए। सैल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह कर दिया गया, विदेशी विवाह। और सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया इसी टाइम। तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र। तो देख लीजिए यहां पे नीचे से देखेंगे, पेरी निस्दाई जिसको काबुल बोलते हैं, जेड्रोशिया मकरान, आराकोशिया कंधार और एरिया जिसको हेरात बोलते हैं वर्तमान में, ये क्षेत्र सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया। पिता इनके चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता इनकी दुर्धरा थी, पत्नी इनकी धम्मा थी और इनका एक और पत्नी थी, उनका नाम सुबदांगी था। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करके बिंदुसार निकाले गए थे। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाले ये प्रथम शासक थे। और मंत्री इनके चाणक्य थे और खल्लाटक थे। ठीक है, आगे देखते हैं बिंदुसार के नाम। तो पुराणों में इनको भद्रसार कहा गया है, भद्रसार जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्रसार कहा गया है और बारिसार कहा गया है। यूनानियों ने इन्हें अमित्र चेटक्स कहा है और अमित्रो चेडिस कहा है।
जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। चीनी में इनको बिंदुपाल कहा गया और संस्कृत में इनको अमित्र घाट कहा गया। अमित्र घात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृत में इनको अमित्र घात कहा गया। अब देखेंगे महाराजा धीराज अशोक के बारे में। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। पिता इनके बिंदुसार थे, माता शुभदांगी थी और माता के अन्य नाम जो था वो धम्मा था। माता के अन्य नाम धम्मा था। अब देखेंगे धम्मा पासिदिकी, क्या लिखे, धम्मा पासादिका जन कल्याणी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए यहां देखेंगे पत्नी इनकी तो कई सारी थी। कौन कौन सी थी देख लीजिए। इसमें से कावारुकी काफी फेमस है, कावारुकी को याद रखिए, बाकी और सब छोड़ दीजिए। देवी है, पद्मावती है और तिस्य रक्षिता है। तो कावारुकी यहां आप याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। पुत्र देखेंगे तो इनके पुत्र जो हैं वो महेंद्र याद करने लायक हैं। महेंद्र और तीवर ये दोनों याद करने लायक हैं। इतिहास में इनका वर्णन पढ़े होंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि महेंद्र को और इनकी बहन का नाम क्या था, जिन दोनों को इन्होंने श्रीलंका और दक्षिण एशिया में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो महेंद्र और इनकी सिस्टर का क्या नाम था, जो दोनों गए थे दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करने। चलिए अब देखेंगे पुत्री इनकी संघमित्रा थी, चारुमती थी, मंत्री इनके राधा गुप्त थे। अब अशोक के नाम देखेंगे तो अशोक को पुराणों में कहा गया है, मास्की अभिलेख बुद्ध शाक्य कहा गया है और भाब्रू लेख में मगधा धीराज कहा गया है और एक सेकेंड बराबर गुहा लेख में प्रियदस्सी राजा कहा गया है और कंगनहल्ली, ये कंगनहल्ली जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगनहल्ली में इनको राजन्यो अशोक कहा गया है। तो रान्यो अशोक का उल्लेख किस में मिलता है, तो कंगनहल्ली में मिलता है। कंगनहल्ली में रान्यो अशोक नाम मिलता है। देवी नाम प्रियदस्सी रोमनदेई निरुगला रूपनाथ और गिरनार अभिलेख में मिलता है। देव नाम प्रियदस्सी। अब देखेंगे महाराज कुमार ये गण गोरिया अभिलेख में मिलता है, पन गोगारिया अभिलेख में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का नाम अशोक कहां कहां मिलता है, तो 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो 4 अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलन। ये 4 अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलन, ये बहुत जरूरी है, याद करिए। क्या अशोक के अभिलेख देखेंगे तो अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता जो है वो टी फैंथलर हैं। टी फैंथलर। और सबसे पहले पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। वो दिल्ली और टोपरा का जो अभिलेख था, अभी आप कमेंट करके बताइएगा दिल्ली टोपरा से कौन दिल्ली लेके आया था, ये मेरठ से कौन दिल्ली लेके आया था, कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक था, पता नहीं, फिरोज शाह तुगलक, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। आप बताइएगा कि कौन सा शासक दिल्ली लेके आया था अशोक के इस अभिलेख को। तो इसी को जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। चलिए अभिलेखों का लेखक चापड़ है। अभिलेखों का लेखक चापड़ है। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के अभिलेखों की लिपि, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो अरमाइक है, खरोष्टी है, द्विभाषिक है, ब्राह्मी है। अब देखेंगे इसमें भी तो अरमाइक लिपि लंघमान और तक्षशिला में पाई गई है और खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख में पाई गई है। द्विभाषिक जहां पे 2 भाषाओं का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी, अरमाइक और यूनानिक, ये संकेनूरा अभिलेख में पाई गई है। ब्राह्मी लिपि अन्य समस्त स्तंभ एवं गुफा लेख में ब्राह्मी पाई गई है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक किसका उल्लेख किया है, तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है सर्वाधिक। बाकी 4 लिपियों का प्रयोग इन्होंने किया है। चलिए आगे, 4 क्या, मुख्यतः 3 ही है। अच्छा, इनकी भाषा, लिपि तो ये थी 4, लेकिन भाषा सब में एक ही थी, प्राकृतिक भाषा। ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा। और बिहार में अन्य, हाँ, बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख देखते हैं कहां कहां से मिले हैं। तो बिहार लघु शिलाभिलेख सासाराम से मिला है। असम लेख देख लेते हैं तो लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण से मिला है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण से मिला है और लौरिया अरिराज ये भी पूर्वी चंपारण से। ध्यान रखिएगा, अरेराज, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण। नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, अरेराज पूर्वी चंपारण। रामपुरवा अभिलेख ये पश्चिमी चंपारण से मिला है। तो 2 अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़
और रामपुरवा ये पश्चिमी चंपारण से, और लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण से। तो ये हो गए स्तंभ लेख। अब देखेंगे गुहा लेख। गुहा लेख की खोजकर्ता कौन है? तो हरिंगटन है। हरिंगटन 1785 में इन्होंने गुहा लेख की खोज की थी। हरिंगटन ने 1785 में बराबर की पहाड़ी जो कि गया में स्थित है वहां पे इन्होंने पाया था, इसको खोजा था। अब अशोक कालीन विदेशी शासक देख लीजिए। तो एंटियोकस, इनका भारतीय नाम क्या है? अंतियोक है। किस देश के हैं? तो एंटियोकस सीरिया के हैं। टालमी देखिए, टालमी भारतीय नाम इनका, टालमी का पूरा नाम है टालमी फिलाडेल्फ्स। तो टालमी फिलाडेल्स इनका भारतीय नाम जो है वो तुरमय है। और किस देश के थे टालमी फिलाडेल्स? तो ये मिस्र के थे। ध्यान रखिएगा, तुरमय का संबंध मिस्र देश से है, टालमी फिलाडेल का संबंध मिस्र देश से है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे एंटीगोनस। एंटीगोनस का भारतीय नाम जो था अंतकिनी था, अंतकिनी था। देश क्या था? मकदुनिया, मकदुनिया के थे। और भारतीय नाम इनका मग था, मग। आगे देखेंगे मगस। मगस का भारतीय नाम मग था, सॉरी मिस्टेक हो गया। एंटीगोनस का भारतीय नाम तो अंतकिनी था ना, पहले ही बताया। एंटीगोनस का भारतीय नाम अंतकिनी था। कई बार फ्लो में पढ़ने में ऐसा हो जाता है। चलिए, मगस, मगस का भारतीय नाम मग था, मगस, मग। देश इनका सीरी था, सीरीन, इसको हम साइरीन भी कहते हैं, साइरीन या सीरीन था। और भारत, अगला है अलेक्जेंडर, इनका भारतीय नाम अलिक सुंदर था। देश इनका एपीरस था। चलिए, अब मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानियां देखेंगे। तो यहाँ इस समय आप जानते हैं 4 हिस्सों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 हिस्से हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए जो उत्तरापथ है, इसको उदीच्य कहते हैं और इसकी तक्षशिला थी। अवंती है जिसकी उज्जैनी या महिष्मती कह सकते हैं। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। पूर्व, अच्छा देखिए जो पूर्व है उसकी उसकी पाटलिपुत्र या प्राची बोलते हैं उसको। और कलिंग की तोसली थी, कलिंग की तोसली थी। शुंग वंश, अब आपको पता ही है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, किसको मार के? तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने 2 अश्वमेघ युद्ध किए थे पुरोहित पतंजलि की उपस्थिति में। अच्छा, धन्यदेव का आराध्य अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख में ऐसा वर्णन है। उपाधि देखें तो सेनानी, उपाधि इनकी सेनानी है, औदभिज्य है और कोसलाधीप है। चलिए, कुल शासक 10 हैं। अंतिम शासक देवभूति हुए इस वंश में, और राजधानी इनकी पाटलिपुत्र ही थी। कण्व वंश देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके इन्होंने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक इसके सुशर्मा थे, अंतिम शासक सुशर्मा थे। अब ब्राह्मण वंश देखते हैं। तो ब्राह्मण वंश में कुल 4 शासक हुए। कौन कौन से? वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मा। चलिए, अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीविक भविष्यवक्ता जिसने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी वो कौन है? तो वह है पिंगल वत्स। पिंगल वत्स, ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे, पिंगल वत्स। चलिए, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं क्या थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 4-5 चीजें मंगाई थी। वो 4 चीजें क्या हैं? तो वो चारों चीजें हैं अंगूरिया, मदिरा, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सॉरी, 3 चीजें हैं। 3 चीजें उन्होंने मंगाई थी, अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। 3 चीजें, अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो यहाँ पे अंगूरी मदिरा है, एंटियोकस, देश कौन सा है? सीरिया है, अर्थात मध्य एशिया का क्षेत्र। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि वहां पे अंगूरों का उत्पादन ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अंगूरों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो किस जलवायु में, भूमध्य सागरीय पता नहीं कौन, मुझे पता नहीं, किस जलवायु में अंगूरों या फलों का उत्पादन ज्यादा होता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेल गोला जाने वाले जैन आचार्य कौन है? तो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु, आपको आंसर मिल गया होगा कौन थे जिनके सानिध्य में चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति को अपनाया था। यहीं पे आप देख लीजिए उसका अंदर। चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेल गोला जाने वाले जैन आचार्य भद्रबाहु थे। और प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी बिंदुसार की, सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र सुसीम है सबसे बड़ा, अशोक तिष्य सबसे छोटा। चलिए,
आगे देखेंगे पाल वंश युग इन बिहार। संस्थापक पाल वंश के गोपाल थे और इसका जो पीरियड था 750 से 770 ईस्वी था। मगध पर अधिकार किया इन्होंने और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल देखेंगे 770 से 810 ईस्वी। उपाधि इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की ली थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की इन्होंने। और सोमपुरी विहार का भी निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में था और सोमपुरी विहार की स्थापना इन्होंने की थी। इनके पुत्र देखिए देवपाल, ये 810 से 850 ईस्वी रहे। राजधानी इनकी मुंगेर रही और प्रतिहार शासक महिर भोज पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया था। ध्यान रखिएगा, नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया था और नालंदा के प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव थे। नालंदा के प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव थे। और मगध का उत्तर गुप्त वंश देख लेते हैं। राजधानी इस समय पाटलिपुत्र ही थी। संस्थापक कृष्णगुप्त थे। तो अभिलेख कौन सा है? तो ये अफसढ़ लेख है, अफसढ़ लेख। अब हम यहाँ से सेन वंश के बारे में देखेंगे। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजय सेन थे इस वंश के और कर्नाट वंशी नान्यदेव पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। कौन किसके किसके? बल्लाल सेन दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की इन्होंने। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ध्यान रखिएगा, दरबारी कवि जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे वो जयदेव थे। यहीं से स्पष्ट होगा कई फैक्ट। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित किया गया इनको। और अब देखेंगे मिथिला का कर्नाट वंश। तो संस्थापक इसके नान्यदेव थे। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और पाल वंशीय रामपाल का समकालीन था। उपाधि इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की धारण की थी और राजधानी इनकी सिमरावगढ़ थी। वर्तमान में यह नेपाल में है, सिमरावगढ़। प्रमुख शासक नरसिंहदेव थे। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया करते थे ये। अब देखेंगे हरि सिंह देव। ग्यासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे ये। पंजी प्रबंध का विकास किया इन्होंने। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है इनके समय को और कर्नाट वंश के ये अंतिम शासक थे। अब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था और कैवर्त विद्रोह के समय शासक रामपाल थे। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे दी गई? तो धर्मपाल को। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचानन नदी के किनारे ओदंतपुरी महाविहार स्थित है। आगे देखेंगे, बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर। अब देखिए, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर पुष्पुंज। जन्मभूमि इनकी चंपापुर और भागलपुर के निकट है ये। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और इनकी जन्मभूमि मिथिला है। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, इनकी जन्मभूमि राजगिरी है। 21वें तीर्थंकर नामीनाथ, इनकी जन्मभूमि मिथिला है। अब देखेंगे महावीर और विहार। जन्म इनका वैशाली में हुआ था। वसाड़ मुजफ्फरपुर में है ये वर्तमान में। कैवल्य की प्राप्ति इनको रिजुपालका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने दिया था। ध्यान रखिएगा, विपुलांचल पहाड़ी और राजगृह के बराकर नदी के तट पर है ये विपुलांचल पहाड़ी। प्रथम वर्षाकार या प्रथम वर्षावास ये अस्ति का ग्राम है। निर्माण इनको पावापुरी में हुई जो कि राजगृह के समीप है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। बिहार के निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2 थी। एक महाविहार, इनको इन्होंने पावापुरी में पाई, और पुष्पुंज जिसको चंपा में निर्माण प्राप्त मिला। संवेद शिखर झारखंड पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। संवेद शिखर पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहीं से एक और फैक्ट, संवेद पर्वत या संवेद शिखर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। सिंपल।
चलिए आगे देखेंगे जैन संगीतियां। तो प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, दो संगीतियां हुई हैं जैन धर्म में, दोनों को देख लीजिए। तो प्रथम जैन संगीति 310 ईस्वी पूर्व में हुई और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। क्या हुआ इसमें? तो इसमें लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम संगीति में दो कार्य हुए। कौन कौन से? एक तो जो ग्रंथ लुप्त हो चुके थे उनका इन्होंने संकलन किया, और दूसरा जो श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ वो प्रथम संगीति में हुआ। अब देखेंगे कि द्वितीय संगीति ये 512 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष जो थे देवाधि क्षमा श्रवण थे। द्वितीय संगीति 512 में, अध्यक्ष देवाधि क्षमा श्रवण, और स्थान इसका बल्लवी गुजरात में है। परिणाम क्या हुआ? तो इसमें ग्रंथों का संकलन किया गया था, जैन धर्मों का संकलन। चलिए अब बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध संगीतियां, 3 संगीति हुई बौद्ध में। देखिए आपको उत्तर मिल गया। हमने जो पूछा था कमेंट में कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, यहीं से देख लीजिए, 483 ईस्वी पूर्व। और इस समय क्या हुआ था? 483 में महात्मा बुद्ध जी की निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको, या यूं कहिए कि कैवल्य निर्माण, जो भी कह लीजिए, मोक्ष, कुछ भी। तो 483, ये बिहार का क्षेत्रफल में याद करिए कि 483 क्या था, मोटाई या लंबाई? कमेंट करके बताइए। मोटाई था, ठीक है ना। तो चौड़ाई जो था 483 है, तो ये यही है। तो चलिए बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति देख लेते हैं। 3 संगीतियां कुल हुई हैं। तो प्रथम संगीति जो हुई है वो, एक सेकेंड, प्रथम जो संगीति हुई है उस समय शासक थे अजातशत्रु, और ये राजगृह में हुई है, सप्तपर्णी गुफा में। 483 ईस्वी में हुई है और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। और इस समय दो दो कार्य हुए। कौन कौन से? एक तो सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, इन दोनों का संकलन किया गया। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक कार्य हुआ है, विभाजन नहीं हुआ। तो पहले में और तीसरे में रचनात्मक कार्य होगा और दूसरी संगीति और चौथी में विभाजन होगा, ये याद करिएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक कार्य सुत्त एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति देख लीजिए। तो 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और वैशाली में हुई, और इसमें अध्यक्ष सुबुकामी या सबाकामी थे और शासक जो थे वो कालाशोक थे, ठीक है। और प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो इसमें मैंने बताया कि दूसरे और चौथे में विभाजन होगा, पहले और तीसरे में रचनात्मक कार्य होगा। तो दूसरे में स्थाविर और महासांघिक में विभाजन हो गया, दूसरे में स्थाविर और महासांघिक में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। अब देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति देखिए। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई और उस समय शासक अशोक थे, अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे और स्थान इसका पाटलिपुत्र था। और कार्य क्या हुआ? तो कार्य तीसरी संगीति, तो मतलब रचनात्मक कार्य, अर्थात अभिधम्म पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम में हो गया और तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन हो गया। चतुर्थ में फिर विभाजन होगा, आगे देखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये पहली ईसा पूर्व में हुई, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और शासक इस समय कनिष्क थे और अध्यक्ष इसके वशोमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोकोस थे। कहां हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कार्य क्या हुआ? तो हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो दूसरे चौथे में विभाजन होगा, पहले और तीसरे में रचनात्मक कार्य होगा। बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए बिहार स्थित बौद्ध महाविहार, कुम्भरहार महाविहार, इसकी अवस्थिति पटना में है। और तिलछक महाविहार, इसकी अवस्थिति नालंदा के समीप तिल्लास गांव में है। अब जगदल महाविहार अवस्थिति गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव, वर्तमान में बांग्लादेश में है। संस्थापक इसके पाल वंशी शासक रामपाल थे। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार, वर्तमान स्थिति इसकी बेतिया पश्चिमी चंपारण में है और इस टकसाल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ठीक है। आगे देखेंगे श्वेतपुर महाविहार। तो श्वेतपुर महाविहार की अवस्थिति हाजीपुर के निकट चेचर गांव में है और विशाल स्तूप संभवतः आनंद का यहीं से वर्णन मिला है। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम कह सकते हैं, कुमारगुप्त प्रथम थे। और तृतीय पुस्तकालय, 3 पुस्तकालय इसमें थे। कौन कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्न रंजन।
रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्न रंजन थे। इसके कुलपति कौन थे? तो इसके कुलपति शीलभद्र थे और ये ह्वेन सॉन्ग के समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। ध्यान रखिएगा, ह्वेन सॉन्ग के समय। और इसमें देखें तो धर्मपाल शीलभद्र के पूर्व थे, राहुल मित्र इत्सिंह के समय में थे और राहुल श्रीभद्र ये अंतिम कुलपति थे। ठीक, अब देखेंगे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, अवस्थित ही वर्तमान बिहार शरीफ है और तंत्र विद्या का यह केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी और उपाधि इन्होंने विक्रमशील की धारण की थी। कोसी एवं गंगा के संगम पर यह स्थित है। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था ये। और कुछ प्रमुख विद्वान की बात करें तो दीपांकर, श्रीज्ञान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करिए। चलिए अब देखेंगे बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तो 12वीं सदी के अंत में, एक सेकंड, 12वीं सदी के अंत में आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने। कहां कहां किया? तो सब जगह किया। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविद्यालय को नष्ट कर दिया इसने। मृत्यु स्रोत क्या है इसके? तो तबकात नासिरी और रियाज उल सालातीन। तबकात नासिरी, रियाज उल सालातीन इसके स्रोत हैं। ये बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इनको, मतलब नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया। मृत्यु इसकी अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या करने से हुई। अब देखें हैं समकालीन बिहारी शासक। गोविंदपाल मगध के थे, ये भी नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए, फालतू का है। चलिए चेरो राजवंश देखेंगे। तो चेरो राजवंश का उदय पाल वंश के बाद या पाल वंश के पतन के बाद हुआ। चेरो राज्य के 4 भाग थे, बहिया, तिरावन, भोजपुर, चैनपुर, देव मार्कंडेय। क्षेत्र था शाहबाज, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। महानतम शासक थे मेंदीराम पलामू। नुहानी राजवंश देखेंगे, संस्थापक थे दरिया खां नुहानी, ये इंपॉर्टेंट है। नुहानी राजवंश के संस्थापक थे दरिया खां नुहानी और ये सिकंदर लोदी का प्रशासक था। प्रथम स्वतंत्र शासक बहार खां नुहानी था। शेरशाह सूरी द्वारा अंततः इससे अधिग्रहित कर लिया गया सत्ता, खुद शासक बन गया शेरशाह। अब देखेंगे सल्तनत कालीन बिहार। इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करता है। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था और बिहार शरीफ, बाढ़ तथा खलनौती पर अधिकार कर लिया। बिहार शरीफ, बाढ़ एवं खलनौती पर अधिकार कर लिया 1225 ईस्वी में। अब प्रथम सूबेदार जो था मलिक अलाउद्दीन जानी था और इसका जो पुत्र थे वो नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा खलनौती के हमुद्दीन पर विजय की। अब देखेंगे बलबन। बलबन ने जो है तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था। ध्यान रखिएगा, पूछता है तो तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन बिहार आया था। बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया इसने, बलबन ने। ध्यान रखिएगा, बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण पहले ही बलबन ने किया था। अब खिलजी वंश, बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था और दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त की। अब देखेंगे तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक तिरहुत में टकसाल की स्थापना की। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में टकसाल की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो इसने जामा मस्जिद दरभंगा में निर्माण किया और तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना की। तो तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब देखेंगे मुगल कालीन बिहार। तो प्रथम मुगल सूबेदार जो था वो खान ए खानम मुनीम था। खान ए खानम मुनीम। अकबर हाजीपुर दुर्ग विजय करके 1574 ईस्वी में आया। मिथिला विजय 1575 में किया और बिहार को मुगल सूबा घोषित किया 1580। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट 1580 की तिथि है। बिहार को मुगल सूबे में कब मिला लिया गया, या दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में कब मिला लिया गया? तो 1580 में मिला लिया गया। जहांगीर शहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ, यहीं पे आके इसने किया। फर्रुखसियर अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक किया। फर्रुखसियर ने अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक किया था। ध्यान रखिएगा, पूछता है कौन से मुगल शासक ने बिहार में राज्याभिषेक किया? तो बिहार के पटना में फर्रुखसियर ने राज्याभिषेक किया था, अजीमाबाद में।
चलिए, बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार देख लें तो अकबर काल में सज्जाद खां, मिर्जा अजीब कोका, जहांगीर काल में अफजल खां, शहजाद परवेज, शाहजहां काल में खान ए आजम शाइस्ता खां और औरंगजेब काल में शहजादा अजीम। अब देखेंगे शेर शाह सूरी, इसके बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खां सासाराम का जागीरदार थे और उपाधि शेर खां या हजरत आला की धारण की। तो उपाधि इन्होंने दो धारण की, कौन कौन सी, शेर खां और हजरत आला। अब देखेंगे प्रमुख युद्ध, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था शेर खां और किसके बीच में, आप कमेंट करके बताइए, हिमायू या पता नहीं, मुझे पता नहीं, आप बताइए। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, मकबरा इसका सासाराम में है, ध्यान रखिएगा मकबरा सासाराम में है। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख देख लेते हैं, बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख। बिहार का मध्यकालीन अभिलेख लिखें तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पोचम ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का। ध्यान रखिए कौन किसका अभिलेख है, यही क्लियर करते चलिएगा। भभुआ अभिलेख शेर शाह का है और राजगीर जैन अभिलेख किसका है, फिरोज शाह का है। अब सोनखर अभिलेख किसका है, बल्लाल सेन का है। और मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा अभिलेख है, तो बेनीबन अभिलेख। बेनीबन अभिलेख किसका है, मोहम्मद बिन तुगलक का है। अब देखते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। यूरोप का बिहार में आगमन, तो पूरा यूरोप बिहार में कब आया देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का बिहार में आगमन हुआ और व्यापारिक केंद्र उन्होंने हुगली बंगाल को बनाया। और क्या व्यापार करते थे, सोरा के व्यापार करते थे वो। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पटना में उन्होंने कब की, डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पटना में 1632 ईस्वी में की थी। और डच क्या करते थे, सूती वस्त्र, अफीम, नील का निर्यात करते थे। सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात डच करते थे। प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों ने पटना में 1620 में ही लगाई, 1620 में। और पटना के गोल घर का निर्माण 1686 में किया, पटना के गोल घर का निर्माण 1686 में किया। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये जो गोल घर था वो मुख्यतः क्या था, अनाज रखने के लिए, पता नहीं किस चीज के लिए था, कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं अंग्रेजी यात्री कौन कौन था। तो जॉन मार्शल पीटर मुंडी अंग्रेजी यात्री थे जो बिहार में आए। कौन कौन से, जॉन मार्शल पीटर मुंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल पीटर मुंडी। जॉन मार्शल पीटर मुंडी ये बिहार में आए थे, ये अंग्रेज यात्री थे। चलिए, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट देखें तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट 1865 में बने। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए रट रहा हूं। चलिए, प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी कहां कहां हुआ, तो ये तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ। कहां कहां, तिरहुत है, हाजीपुर है, सारण है, पूर्णिया है। मैप पे देखते चलिए, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ है नोनिया विद्रोह। कारण क्या था, कारण था कि सोरा का व्यापार नहीं हो पा रहा था। और क्या था, नोनिया समुदाय द्वारा ये विद्रोह किया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच। चलिए, अब देखेंगे तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1789 में से 1832 ईस्वी में हुआ। तमाड़ विद्रोह, एक सेकेंड, तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ, छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड में। उराव जनजाति द्वारा किया गया था। कारण क्या था, जमींदारों का विरोध किया। और नेतृत्व किसने किया, विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा ने। चलिए, अगला है बहावी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में संस्थापक कौन थे बहावी आंदोलन के, सैयद अहमद बरेलवी, उत्तर प्रदेश रायबरेली के थे ये। और प्रवर्तक कौन थे बहावी आंदोलन के, अरब में मोहम्मद अब्दुल बहाव। मोहम्मद अब्दुल बहाव ये जो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे अरब में। और बिहार में या भारत में कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे। चलिए, केंद्र क्या था बहावी आंदोलन का, बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। प्रमुख नेता कौन थे, विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली और इनायत अली, ये दो याद रखिएगा, बाकी दो चाहे छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख लीजिए दो, इनायत अली विलायत अली जरूर याद रखिए, बाकी दो और देख लीजिए, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन। शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, विलायत अली और इनायत अली। चलिए, लोटा विद्रोह 1865 में हुआ। लोटा विद्रोह 1865 में हुआ। स्थान मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। कारण क्या था कि जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा दे रहे थे, इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे और लोटा विद्रोह कर दिए मुजफ्फरपुर जेल में। चलिए, पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780। स्थान क्या था, संथाल परगना। नेतृत्व किसने किया, करिया पुलहर, चेंगूर, सांवरिया आदि ने।
परिणाम क्या हुआ? पहाड़िया सरदार पर अंग्रेजों के मध्य समझौता हो गया और अंग्रेज प्रशासक अगस्टस क्वीनलैंड ने ये सब कराया था। अब देखिए ताना भगत आंदोलन देखेंगे 1414 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में से स्वतंत्रता तक चला है पूरा ताना भगत आंदोलन। प्रारंभिक नाम क्या था इसका? कुरुख धर्म था, कुरुख धर्म था। नेतृत्व किसने किया? ताना भगत का जतरा भगत ने किया। ताना भगत का जतरा भगत ने किया। इनको जर्मन कैसर बाबा भी कहते हैं। प्रकृति धार्मिक और आर्थिक सुधार दोनों तरह की थी। इस आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? धार्मिक और आर्थिक दोनों तरह की। ये गांधीवादी आंदोलन में समामेलन हो गया था। गांधीवादी आंदोलन में इस आंदोलन का समामेलन हो गया था। चलिए, कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी था। 64वीं नहीं 66वीं में या 65वीं में पूछा हुआ है। कोल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर था। कहां है? झारखंड में है। कब हुआ? 1831 से 32 में। कारण क्या था? चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुल्क लगा रहे थे। सिंगराई मानकी के अधिकार छीना जाना, दिकुओं द्वारा शोषण किया जाना, ये कॉमन फैक्ट्स हैं जो सब में रहते हैं। नेतृत्व करता बुद्धू भगत और गंगा नारायण। ध्यान रखिएगा, बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने नेतृत्व किया था। परिणाम क्या हुआ? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंस ने और किसुन साहब के नाम से किया। चलिए, कुछ हुआ नहीं खास, सब दबा दिए गए। विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 से 56। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न बनेगा कौन सा ऐसा विद्रोह था जस्ट 1857 की क्रांति से पहले हुआ? पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति से सबसे पहले से जस्ट पहले संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। चलिए, इसका क्षेत्र क्या था? दामिन एको। कारण क्या था? दिकुओं का शोषण। नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू चांद भैरव, चार भाई थे, चारों ने किया था। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर थे। परिणाम क्या हुआ? दामिन एको का नाम परिवर्तित कर नया नाम संथाल परगना कर दिया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 पास किया गया। अब देखेंगे बिहार में महत्वपूर्ण क्रांति। एक प्रश्न तो रहता ही है, बिहार में कुछ भी पूछे बाबू कुंवर सिंह जरूर मार दीजिएगा। 1857 की क्रांति, रोहिणी विद्रोह। स्थान देवघर जिला, वर्तमान झारखंड का रोहिणी ग्राम में है। तो ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले रोहिणी विद्रोह में हुई थी। 12 जनवरी 1857 को सेना की 32वीं रेजिमेंट ने की थी। अंग्रेज अधिकारी विलियम थे, जो कि पटना के कमिश्नर मेजर जनरल लुवाट दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। अब देखेंगे पटना में विद्रोह। अब ये देखिए, पुस्तक विक्रेता पीर अली वाला मैटर है। चलिए, पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। तो पटना में, अच्छा अगर पूछ ले कभी वास्तविक बिहार में वास्तविक या वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बिहार में 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ हुई सर्वप्रथम? तो आप क्या बताएंगे? पटना में, नहीं तो रोहिणी में बताएंगे। ध्यान रखिए, 3 जुलाई 1857 में हुआ था। अंग्रेज अधिकारी टेलर थे और नेतृत्व इसका पीर अली ने किया था। पीर अली ने, अंततः पीर अली को फांसी दे दी गई, मैटर दब गया। अब देखेंगे बाबू कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, कुछ भी कहिए, महान कुंवर सिंह, कुछ भी कहिए। जगदीशपुर के जमींदार थे। मुख्य विजय इन्होंने शाहाबाद, आरा, आजमगढ़ में की थी। मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1858। मृत्यु जरूर याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेगा। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हुई थी बाबू कुंवर सिंह की, 26 अप्रैल 1858 को। और कभी न हारने वाले विद्रोही नेता थे, कभी न हारने वाले विद्रोही नेता कुंवर सिंह। मुंडा विद्रोह देखें 1899 से 1920 की ईस्वी, सॉरी, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह हुआ। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नाम क्या था? उलगुलान या महान हलचल। कारण क्या था? सामूहिक खेती या खुदकत्ती परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण। सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों की से पराजय। अब देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। नेता कौन थे? महात्मा गांधी। तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया इसमें। स्थान, अब देखेंगे किसान सभा की स्थापना। किसान सभा की स्थापना 1922-23 में हुई थी। 1922-23 में स्थापना कहाँ हुई? मुंगेर में हुई। किसान सभा की स्थापना मुंगेर में हुई 1922-23 में। अध्यक्ष शाह मोहम्मद थे, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी थे और सचिव नंद कुमार सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी और ये स्थान क्या था? सोनपुर मेला। अध्यक्ष कौन थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सचिव कौन था? श्री कृष्ण सिंह। सचिव श्री कृष्ण सिंह सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिन्हा।
अब देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन सोनपुर, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, वर्ष 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन 1929 में हुआ। अध्यक्षता किसकी ने की? सहजानंद सरस्वती ने, और यह सम्मेलन सोनपुर में हुआ। द्वितीय सम्मेलन अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, और गया में हुआ ये सम्मेलन, और 1934 में हुआ। तृतीय सम्मेलन हाजीपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की, और 1935 में हुआ। बाकी 36 में किसान सभा जानते ही हैं आप। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी देखें, बाबा जी ठाकुरदास, ये पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 में की। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुरदास ने 1906-7 में की थी। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन भी बाबा जी ठाकुरदास ने किया था। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन भी बाबा जी ठाकुरदास ने किया था। अब देखेंगे, बनारस षड्यंत्र के तहत काला पानी बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किसने किया? बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा पाने वाले बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। सबसे पहले तो ये फैक्ट जानिए, सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी, और इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक का लेखन किया था, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। आगे देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना के सहयोगी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915 में इन्होंने पंपलेट निकाला, और सहयोगी टी के घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता बिहार नेशनल कॉलेज के थे, सहयोगी इनके थे। बैकुंठ शुक्ल जानते ही हैं, बैकुंठ शुक्ल हाजीपुर के क्रांतिकारी गतिविधि थे, और बैकुंठ शुक्ल फणींद्र घोष बिहार षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या की थी फणींद्रनाथ घोष ने। मोतिहारी जेल में इनको फांसी हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 को। अभियुक्त कौन था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जज जो कि लक्ष्य इनका क्या था? अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड। मृत्यु अंग्रेज वकील कनेडी की पत्नी व पुत्री की हो गई। परिणाम प्रफुल्ल चाकी, आत्महत्या किसने की? प्रफुल्ल चाकी ने ही की, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालीदास बसु। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी, पटना के बांकीपुर में। कहां? पटना के बांकीपुर में। अध्यक्ष मजहरुल हक थे। मुजफ्फरपुर शाखा की स्थापना जानकीधार जनकधारी प्रसाद ने की थी। चलिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, जस्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था ये, और तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रित लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया, और 17 में हुआ है, और आंदोलन हुआ। प्रमुख आंदोलनकारी नेता कौन कौन से? ध्यान रखिए, जो गांधी जी का सहयोग किए थे चंपारण सत्याग्रह में, वो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण थे। चलिए, अब देखेंगे चंपारण एग्रेरियन समिति गठनकर्ता चंपारण एग्रेरियन समिति के कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ये उपराज्यपाल थे बिहार के। अध्यक्ष कौन थे इस समय? एफजी फ्लाई। और सदस्य कौन थे इस समिति के? गांधी जी, एलसी अदामी, कृत्यानंद सिंह, डीजे रीड व जी रैनी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी देख लेते हैं। तो गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल 1917 को हुआ। मजरूल हक व बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स वेल्टन से भेंट की उन्होंने, और मोतिहारी आगमन उनका 15 अप्रैल 1917 में हुआ। मोतिहारी आगमन 15 अप्रैल 1917 में हुआ। बेतिया आगमन 22 अप्रैल 1917 को। हजारी महल धर्मशाला में विश्राम किया उन्होंने, और चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पारित किया। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया। बिहार में असहयोग आंदोलन देख लीजिए। सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होती है। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना
प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 पर हड़ताल की गई। कब आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन, कब हुआ, ये पूछा जाता है, 1921 में। 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। प्रमुख नेता कौन थे इसमें जिन्होंने यहाँ हड़ताल की, तो वो थे शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर के, इलाम इमाम पटना के, गोरख प्रसाद मोतिहारी के, राजेंद्र प्रसाद, धरणी प्रसाद आदि। अब देखेंगे बिहार स्वराज दल 1923 का गठन अध्यक्ष नारायण प्रसाद ने की थी। इमारत इसरिया फुलवारी का गठन किया, संस्थापक मौलाना सज्जाद थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ और इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। बहुत बार पूछा गया है, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, अध्यक्ष इसके चितरंजन दास थे। स्वराज दल का गठन किया गया यहाँ पे, और शहबाज में नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ किया गया इसके तहत। अब देखेंगे बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 में किया गया। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां थे। ध्यान रखिएगा, लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां थे। और अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा की स्थापना की गई, या सर्वदलीय सभा की अध्यक्षता की गई। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ। आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा किया गया था, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, डुमराव द्वारा। और बिहार में सविनय आंदोलन देख लेते हैं, तो डांडी यात्रा बिहार के प्रतिभागी गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबूजी ने कहते हैं ने की थी। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना 1930 में की गई। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। सोडे में नमक बनाने का पर बल दिया गया, सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ। प्रमुख नेता की बात देखें तो राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, जेवी कृपलानी मोतिहारी से, विपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से थे। अब देखें बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन बिहार से प्रारंभ हुए और ये 53वां अधिवेशन था। अध्यक्षता इसकी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। प्रथम श्री कृष्ण सिंह, द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखेंगे श्री कृष्ण सिंह की फोटो देख लीजिए, इन्हें गिरफ्तारी किया गया था, और अनुग्रह नारायण सिंह ये भी हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को हुई। गिरफ्तारकर्ता WG आचार्य थे और जो कि जिलाधिकारी थे। इनको बांकीपुर जेल में रखा गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। अब देखेंगे इस दौरान महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया था और राजविलास जंगल नेपाल में रह के इन्होंने इस दस्ते का उपयोग किया था। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया अंजुमन इस्लामिया हाल में। अब देखेंगे महिला चरखा क्लब कदम कुआं पटना द्वारा जुलूस निकाला गया। अध्यक्षता इसकी श्रीमती भगवती देवी ने की थी, और श्रीमती भगवती देवी कौन है? राजेंद्र प्रसाद की बहन है। श्रीमती भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन है। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, ध्रुव दल की स्थापना किसने की थी? तो ध्रुव दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे पटना सचिवालय गोलीकांड। तो पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। ये डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। जिस प्रकार अभियुक्त, और इसका छोड़िए, जान लीजिए, अभियुक्त जो है WG आचार्य जिलाधिकारी थे, इन्होंने इनको जो है गिरफ्तार किया, या यूं कहिए कि इन्होंने ही ये आदेश दिया था गोलीकांड का। 11 अगस्त 1942 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी इसमें। 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी 11 अगस्त 1942 को। WG आचार्य ने इसका हुक्म दिया था। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। चलिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया 2 जनवरी 1946 को। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन 2 जनवरी 1946 को किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भरवा। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम मुरली भरवा था। इसी के साथ आपका जो है घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स से बिहार स्पेशल का इतिहास कंप्लीट हो गया। अब इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो फ्लो चार्ट की ज्योग्राफी, वो हिस्ट्री से भी जबरदस्त है, वो आएगी, आपके डिमांड पे आएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपको ज्योग्राफी की जरूरत होगी तो घटना चक्र फ्लो चार्ट से ज्योग्राफी आपको दिया जाएगा।